वेलकम टू प्रिया एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अपने समय का अच्छे से उपयोग कर रहे होंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने स्लेव डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर किया है पॉइंट वाइज, और जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं एक एक डायनेस्टी से हम सबको हमने देखा है। अब इसके अगले वाले वीडियोज़ में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस मुगल एम्पायर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं हर शिफ्ट में। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। जो मुगल शासन है ये 1526 से लेके 1857 तक, इस पूरे एरा को कहते हैं मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी। बट हमारा जो कंसर्न है वो 1707 तक ही है, औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि 1707 के बाद हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे। तो उस पार्ट को हम मतलब उसको मिडिवल हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी का फिलहाल हमारा कंसर्न है 1526 से 1857। अब मुगल डायनेस्टी में कौन कौन से राजा थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये मेनली जो अपने 6 रूलर्स हैं इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला शासक जो मुगल डायनेस्टी का था वो था बाबर। अब इसने राज किया 1526 से लेके 1530 तक, सिर्फ 4 साल का ही इसका कार्यकाल था। अब आपको जैसे पुराने वीडियो से मैंने बताया था कि दौलत खान लोधी ने बुलाया बाबर को भारत पे अटैक करने के लिए, और इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए दिल्ली के तख्त से। बाबर उसी उद्देश्य से आता है और बाबर भारत पे अटैक करता है, दिल्ली का पूरा खजाना लूटता है। बट बाबर का मन होता है कि कुछ दिन और यहाँ दिल्ली में बिताया जाए, क्योंकि बाबर को ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की हवा बड़ी पसंद आ गई थी, क्योंकि यहाँ की ठंड जो होती है, सर्द होती है, काफ़ी अच्छी होती है इन कंपेयर टू अफगानिस्तान। कितनी मतलब चिलचिलाती गर्मी होती है अफगानिस्तान उस साइड में, मिडिल ईस्ट में। तो यहाँ का मौसम बहुत पसंद आया था बाबर को, और उसी चक्कर में यहाँ पे कुछ दिन रुक गया ये। अब कुछ दिन रुकते रुकते इसको और अच्छा लगने लगा, इंडिया भारत इसको और अच्छा लगा, और धीरे धीरे करके इसने पूरा पैर पसार लिया, और यहीं से इसने इस्टेब्लिश किया मुगल डायनेस्टी को। अब सवाल इससे क्या क्या बनते हैं, उससे पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, असली नाम क्या था बाबर का? तो बाबर का असली नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। पूछा ये जाता है कि बाबर कहाँ से आया था? बाबर आया था फरगना से, और यहीं पे इसका जन्म भी हुआ था। फरगना जो कि काबुल में है आज के डेट, अफगानिस्तान में। तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। अच्छा, पूछा यह जाता है कि बाबर ने पहला अटैक कब किया था? ध्यान रखिएगा, ये पहला अटैक भारत की नहीं बात की जा रही है यहाँ पे, यहाँ बात की जा रही है ओवरऑल। जो बाबर का पहला अटैक था कहीं पे भी, वो कहाँ था? तो ध्यान रखिएगा 1519 में भेरा, भेरा एक पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पे इसने अटैक किया था। ठीक है, वहां के रूलर पे, बट ये इंडिया में नहीं था। ठीक है, इंडिया में पहला अटैक इसका 1526 में था। ठीक है। अब बाबर ने एक खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा। अब ये बात खास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि उस जमाने में बहुत सारे रूलर जो थे, जितने भी राजा थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो ये उन चुनिंदा पढ़े लिखे राजाओं में से था जो पढ़ा लिखा था अच्छे से, और इसीलिए इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। अब पूछा जाता है कि बाबरनामा कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, बाबरनामा लिखी गई थी तुर्किश लैंग्वेज में। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बाबर का, पूछा जाएगा कि जो ऑटोबायोग्राफी है उसका लैंग्वेज क्या है। और कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाएगा पर्शियन जरूर होगा उस एमसीक्यू के आंसर में। पर्शियन मतलब फारसी, तो आपको फारसी पर्शियन पर नहीं आंसर करना है, टिक करना है, आपको तुर्किश पर टिक करना है। अब बाद में हम जानेंगे कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसको किसी ने ट्रांसलेट किया है पर्शियन में। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे वीडियो में कौन था वो कौन नहीं था। अच्छा, पूछा जाता है कि कैनन्स जो तोप होते हैं, तोपों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भारत में, या यूँ कहें तो पूरी दुनिया में? तो बाबर वो था जिसने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। और जानते हैं इसी टेक्निक की वजह से इतना मतलब इतनी बड़ी सेना पे इसने अटैक किया था इब्राहिम लोदी के, और वहाँ पे जीत पाया था। क्योंकि जैसे ही वो अटैक करता है ये तोपों से, तो जो इब्राहिम लोदी के सैनिक होते हैं, जो उनकी सेना होती है, वो देख के हैरान हो जाती है कि यार ये कौन सा हथियार लेके आया है जो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। और उसी शौक की वजह से या इसी सरप्राइज की वजह से बाबर जो है भारत पे अपनी विजय हासिल करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर की कौन कौन सी युद्ध थी। ध्यान रखिएगा, बाबर के जो युद्ध हैं, 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। पहला है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा है बैटल ऑफ खानवा जो कि राणा सांगा से लड़ा गया था 1527 में। अब कहा जाता है कि
राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया था, ठीक है, भारत पर अटैक करने के लिए। अब उसने इनवाइट तो कर दिया, बट उसको पता नहीं था कि बाबर तो यहीं पे अपना पैर पसार के बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में 1527 में बाबर ने राणा सांगा पे भी अटैक किया और इसको हराता है, ठीक है। तीसरा जो युद्ध होता है बाबर का, वो होता है बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि मेदिनी राय से होता है। चौथा जो अटैक होता है बाबर का, वो होता है बैटल ऑफ गागरा, जो कि अफगान रूलर से होता है, ठीक है। और ये 1530 में फाइनली मर जाता है। ये चारों बैटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल जरूर मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्जाम में शिफ्ट में। अब इसको याद करने का तरीका है कि कैसे याद करोगे आप। देखो, पहले बात तो ध्यान रखो कि ये 1526, 27, 28, 29 और 30, ये पांचों जो ईयर्स हैं वो पूरे सीरीज में है, ठीक है। तो अगर आपको इसको याद करना तो कैसे याद करोगे? याद करोगे कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलता हूं मैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। सीरीज में याद कर लीजिएगा पांचों के चारों बैटल और उसकी जो डेथ ईयर है, आसानी से याद हो जाएगी और कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाबर ने ही बाबरी मस्जिद की निर्माण की थी 1529 में। पूछा जाता है कि कौन से ईयर में बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था। तो बाबर ने बनवाया था इसको। इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या था? मीर बाकी, ठीक है। पूछा जाता है कि बाबर का टॉम कहाँ है, बाबर की समाधि कहाँ है, तो वो है काबुल में। अब कभी कभी फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, वो ये पूछ देता है कि बाबर की टॉम इंडिया में कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर की जो टॉम इंडिया में है वो आरामबाग आगरा में है। अगर सिंपल सा पूछा जाता है कि बाबर का टॉम कहाँ है, तो आंसर होगा काबुल। और पूछा जाता है कि बाबर का जो टॉम है, समाधि, वो इंडिया में कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आरामबाग आगरा में है। इसमें कंफ्यूज मत होइए कभी भी। आपने जैसे मैंने बताया था, बाबरनामा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर ने, उसको ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट कौन से लैंग्वेज में किया गया था? इसको पर्शियन लैंग्वेज में, पारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। और इसका नया नाम हो गया था तुझ के बाबरी। जो बाबरनामा था उसी का ट्रांसलेटेड नेम है तुझ के बाबरी। ट्रांसलेशन किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में बाबर ने कौन से इंडियन किंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है या बताया है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ध्यान रखिएगा, उस किंग का नाम है राजा कृष्णदेव राय। अब ये कौन थे? ये तुलवा डायनेस्टी के थे, विजयनगर एम्पायर के तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बाबर से बन सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आगे। बाबर के बाद कौन आता है शासन करने? वो आता है हुमायूं, जो बाबर का बेटा होता है। अब हुमायूं की खास बात क्या है कि हुमायूं भारत पे 2 बार राज करता है। एक बार राज करता है 1530 से 40 तक, और एक बार राज करता है 1555 से 56 तक, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि वो कौन सा रूलर था जो भारत पे 2 बार राज किया, अलग अलग बार 2 बार राज किया। ध्यान रखिएगा, हुमायूं था जो 2 बार राज किया। अब 2 बार क्यों राज करने की जरूरत क्यों पड़ गई, बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आ गया 15 साल का, हम जानेंगे इसी वीडियो में। अब पूछा जाता है कि जो 4 बैटल्स हैं हुमायूं के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। 4 बैटल जो इसने लड़े थे, पहला बैटल लड़ा था इसने 1531 में, बैटल ऑफ देवरा, जो हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। ध्यान रखिएगा, हुमायूं उस बैटल को जीत जाता है, ठीक है। दूसरा बैटल होता है 1539 में, बैटल ऑफ चौसा, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। इस बैटल को शेर शाह जीत जाता है, और जैसे ये जीतता है शेर शाह, हुमायूं को दिल्ली का तख्त छोड़ के भागना पड़ता है। और भाग के कहाँ जाता है? वो जाता है कन्नौज। कन्नौज में जाके वो शरण ले लेता है, छिप जाता है। जब ये बात पता चलती है अपने शेर शाह सूरी को, तो ये 1540 में कन्नौज पे फिर दोबारा अटैक करता है हुमायूं को, और इसी बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ कन्नौज। और इस बैटल को शेर शाह जीत जाता है। अब जीतने से क्या होता है कि हुमायूं को अब भारत छोड़ के जाना पड़ता है, इसको देश निकाला मिल जाता है। तो ये सीधे भाग के जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाके फिर वहाँ पे शरण ले लेता है, ठीक है। अब 15 साल वहाँ पे 1540 से लेके 1555 तक वहाँ पे 15 साल ये बस प्लानिंग करता है, और जो वहाँ के अफगानिस्तान के रूलर्स हैं उनसे ये साठ गांठ मिलाता है, उनकी मदद के लिए गुहार लगाता है उनसे कि मुझे मदद कर दो, और उनके साथ मिलकर ये प्लानिंग करता है। और दोबारा 1555 में ये आता है भारत। और उस समय क्या होता है कि हुमायूं तब तक मर चुका होता है, उसका बेटा रह रहा होता है सिकंदर शाह सूरी। 1555 में दोबारा अटैक होता है, हुमायूं अटैक करता है, और इस बैटल को सिकंदर शाह सूरी हार जाता है, जो कि बेटा होता है शेर शाह का। अब उसके हारते क्या होता है, एक बार फिर होता है तख्ता पलट, और तख्ता पलट होते ही हुमायूं फिर से दोबारा 1555 में दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है। पर बहुत टाइम तो नहीं बैठ पाता, 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है।
अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, हुमायूं से? वो बनते हैं कि वो कौन सा शासक था जिसने शिया और सुन्नी जो मुस्लिमों में होता है वो किसने ऑप्ट किया था? तो शिया, ध्यान रखिएगा, शिया ऑप्ट करने वाला रूलर कौन था? हुमायूं था। ठीक है। अब ये क्यों ऑप्ट करता है? हमने बताया कि पिछले वाले स्लाइड में कि वो भाग के जाता है अफगानिस्तान, देश निकाला के बाद ये अफगानिस्तान जाता है। तो अफगानिस्तान में जो वहाँ के राजा होते हैं वो इसको ये शर्त देते हैं कि अगर हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद को शिया में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो उसी वजह से इसको शिया में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है। अब ये इसकी मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु होती है लाइब्रेरी, जो इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसने बनवाया होता है, इसने शेरे मंडल नाम की एक लाइब्रेरी बनवाता है ये अपने ही राज्य में। उसी लाइब्रेरी से ये स्लिप होके ये मर जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी टॉम जो समाधि कहाँ है? वो है दिल्ली में। अब पूछा ये जाता है कि इसने कौन से शहर की निर्माण की थी? उस शहर का नाम था दीन पना, जो आज के डेट पे हम जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, ओल्ड दिल्ली कहते हैं, उसी का इसने स्टैब्लिशमेंट किया था दीन पना नाम से। और शेर मंडल लाइब्रेरी भी इसी ने बनाई थी, अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, शेर मंडल लाइब्रेरी इसी के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, इसने ऑटोबायोग्राफी तो नहीं लिखी, बट इसकी बहन गुलबदन बेगम ने एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है। आपसे ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि हुमायूं की बायोग्राफी के नाम क्या है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा आपसे जाएगा कि हुमायूं नामा जो बायोग्राफी है हुमायूं की, उसको किसने लिखा है? ध्यान रखिएगा, नाम है गुलबदन बेगम, जो उसकी सिस्टर थी उसने लिखा है। ठीक है। अब इस पार्ट में हमने बाबर और हुमायूं से बनने वाले सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और कोई भी क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया होगा। इससे अगले वाले पार्ट में हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, फिर ये किसने बनवाया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग भी हैं। और अकबर को हम कैसे मिस कर सकते हैं? अकबर के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आइए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आई बटन पर भी दे देंगे। और अगर इस पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल हमारे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ते हुए तब तक अपने समय का अच्छे से उपयोग करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।